बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की आवधिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का पुनः अभ्यास करेंगे। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों की आज़ादी के बारे में वर्णन किया है। हमें कभी भी पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। पक्षियों को अपनी आज़ादी बहुत ही प्रिय है। पक्षियों को अगर हम सोने के पिंजरे का और सोने की कटोरी में भोजन देने का लालच दें, तब भी पक्षी कैद में रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आज़ाद होकर नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करेंगे। इसलिए हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। पाठ नंबर 2 दादी माँ। लेखक की दादी माँ स्नेह व त्याग की मूर्ति थी। वो हमेशा ही दूसरों की सहायता करती रहती थी। वो अपने घर की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मुखिया थी। उन्हें 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। वो अपने अनुभव द्वारा लोगों का इलाज करती थी। उन्होंने धनों का कर्जा भी माफ़ कर दिया था। दादी माँ अपने परिवार की ढाल थी। जब भी लेखक का परिवार किसी मुसीबत में आता तो दादी माँ हमेशा ही अपनी सूझबूझ से परिवार की मदद करती थी। पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। इसमें लेखक नागार्जुन ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इन नदियों का वर्णन किया है और इन नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। लोकों की माता। जिस तरह हमारी माता हमारी देखभाल करती है, उसी तरह ये नदियाँ भी अपने जल के द्वारा निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं। लेखक ने हिमालय और समुद्र में ससुर और दामाद का संबंध दिखाया है या दर्शाया है। बाल महाभारत कथा अध्याय 1 देवव्रत। राजा शांतनु का विवाह गंगा से हो जाता है। विवाह के बाद गंगा एक एक करके 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है। 8वें पुत्र को जब वह बहाने लगती है तो राजा शांतनु उन्हें रोक देते हैं। वचन के अनुसार गंगा उन्हें छोड़ देती है और देवव्रत छोटे होने के कारण उन्हें अपने साथ ले जाती है और कुछ वर्षों तक उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करके महाराजा शांतनु को वापिस सौंप देती है। यही बालक भविष्य में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा। भाषा का अर्थ है बोलकर कहना। भाषा वह माध्यम है
जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, यानी कि अपने मन के भावों को हम बोलकर या दूसरों के सामने सुनकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कई बार हम सांकेतिक भाषा भी प्रयोग करते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली। मातृभाषा जो भाषा बच्चा अपने घर परिवार, अपने माता पिता से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को पूरा देश या राष्ट्र अपने प्रयोग में लाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। राजभाषा जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वो भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। यह अपने सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता और ना ही सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है। लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी, अंग्रेजी को रोमन, उर्दू को फारसी, हिंदी और नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। जैसे दिन का उल्टा रात, और आदि का विपरीत क्या होगा? अंत। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची शब्द हैं नीर, पानी, सलिल। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, भानु, रवि, सूर्य। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका करेंगे। मैं आपको एक कार्यपत्रिका दे रही हूँ, जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आपको हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेंगे। इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझना है और उनमें से हर प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही और उचित विकल्प चुनना है और लिखना है। धन्यवाद।